हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों, हमने मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट किया था और हम जो है आज 6th क्लास को पढ़ेंगे। और इस क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट टू इंडिया, ब्रिटिश ने जो है इंडिया को कैसे जीता और उन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो वो उसका जो है अलग अलग पॉलिसी है और वार ले रहे थे। तो ब्रिटिश सबसे पहला जो है वार की नीति अपनाते हैं और पॉलिसीज़ जो है उसके कुछ अपनाते हैं। तो हमने देखेंगे कि वार वो जो है यहाँ पे दो पावर है, जैसे कि यूरोपियंस आते हैं तो एक पावर है यूरोपियंस और दूसरा पावर है हमारा इंडियंस। इंडियंस में जैसा कि है बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख, ये सारे जो है धीरे धीरे जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इनके साथ जो है उसको जो है वार लड़ना पड़ेगा। एंड दूसरी बात जो है यूरोपियंस के साथ भी उसे वार लड़ना पड़ेगा, उसको अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो है सुपर पावर टाइप के जो है दिखने के लिए जो है बाकी लोग, ताकि उसको जो है उसकी सुजरेनिटी आगे चीज़ें एक्सेप्ट करेगा। तो यूरोपियंस जो है बाकी पोर्चुगीज से लड़ेगा, फिर डच से लड़ेगा, फिर डेनिश से लड़ेगा एंड जो है लास्ट में जो है फ्रेंच से भी लड़ेगा। तो ये फ्रेंच के साथ उसकी राइवलरी काफ़ी लंबी तक रहती है, बाकी लोगों के साथ जो है वो थोड़ी शॉर्ट टाइम में रहती है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं एंड जो है उसके नेक्स्ट के क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिसीज़ को। पॉलिसीज में मेनली जो है वो डिक्लेयर्ड उसकी जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी होती है डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। एंड जो है एक पॉलिसी होता है, आपने सुना होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इन दोनों को भी जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है इसकी नीति को अपनाते हैं और जो है टेरिटरी वगैरह जो है काफ़ी एनेक्स करते हैं। तो आज का स्कीम है हमारा ये। लेकिन हमने इससे पहले जो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ पे क्या पढ़ा था। तो एक बार हम उसके देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यहाँ से स्टार्ट किया था कि इंग्लिश के बारे में, ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन आता है कि स्टार्टिंग में जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी बनती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनती है एंड जो है क्वीन एलिजाबेथ जो है इनिशियली 15 ईयर्स के लिए चार्टर देती है। एंड इस कंपनी का नाम भी जो है निकनेम याद रखना अगर आपको ज़रूरी है तो रखेंगे कि जॉन कंपनी। इस कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम निकनेम था वो जॉन कंपनी। तो वो जो है इनिशियली जो है 31 दिसंबर 1600 को जो है 15 साल के लिए चार्टर देता है, लेकिन बीच में ही जो है 1609 में जो है इसको जो है एक्सटेंड कर देता है इंडेफिनिट टाइम के लिए और ये फ्रेश चार्टर जारी करता है। तो कब चार्टर मिला? 1600 ईस्वी में। फिर जो है 1609 में, मतलब 1609 में जो है इसको फ्रेश चार्टर दे दिया, इंडेफिनिट टाइम के लिए दे दिया। ठीक है। तो धीरे धीरे जो है बाद में जो चार्टर जो है एक्ट आते हैं 1813, 1833। तो ये सारे क्या है, चार्टर एक्ट हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो है ओरिजिनल जो चार्टर मिला हुआ है तो उसमें धीरे धीरे जो है चेंजेस होना, तो उसमें उसी में जो है अमेंडमेंट होना, चेंज होना, वो सारे। तो फिर यहाँ पे जो इंडिया के लिए रवाना होता है तो पहला आदमी आता है वो है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो है इसको भेजता है जेम्स फर्स्ट, मतलब जेम्स फर्स्ट जो भेजता है लेटर तो अकबर के नाम पे भेजता है। लेकिन अकबर जो है उस टाइम पे जो है 1608 में ये जब ये इंडिया पहुंचता है तो तब तक अकबर का निपटारा हो चुका होता है। तो उसका उसमें गद्दी में होता है जहांगीर। तो वो 1609 में जो है जहांगीर रूल कर रहा होता है तो उसके साथ आता है। तो ये काफ़ी इंप्रेस होता है क्योंकि वो टर्किश लैंग्वेज में बात करता है। तो फिर जो है उसको मनसब ग्रांट होता है। तो हम ये सारी चीज़ों को देखा था। तो जो है मनसब जो है हॉकिंस 1611 तक रहता है उसके दरबार में, फिर ये चले जाता है। उसको ज़्यादा कुछ सक्सेस नहीं मिलता क्योंकि पोर्चुगीज़ जो है ब्रिटेन का काफ़ी दुश्मन हुआ करता है और वो लेना, अगर किसी भी चीज़ का जो परमिशन लेना है फैक्ट्री बनाने या किसी चीज़ों का, तो पोर्चुगीज़ काफ़ी दरबार में इंटरफेयर करते हैं। तो बाद में क्या होता है कि जो इन इंटरफेरेंस का जो जवाब जो है कैप्टन थॉमस बेस्ट जो है वो देता है। उसके साथ जो दो जो है शिप रहती है, एक ड्रैगन शिप होती है, एक ओसियंडर होती है। तो इससे बैटल लड़ता है, बैटल ऑफ स्वाले, तो उसको हरा देता है। 1612 में बैटल ऑफ स्वाले होता है जो पोर्चुगीज को हरा देता है। तो इस बात को देख के जो है जहांगीर काफ़ी इंप्रेस होता है और कुछ जगह में जो है फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिल जाती है। तो पहला फैक्ट्री बनता है सूरत में, परमानेंट पहला फैक्ट्री बनता है 1613 में। जो परमानेंट फैक्ट्री बनता है सूरत, जिसको जो है बनाया जाता है एल्बर्ट के द्वारा में। एंड जो है धीरे धीरे जो है और भी फैक्ट्री बनती है इन सबको। देन उसके बाद आता है थॉमस रो। थॉमस रो जो है एम्बेसडर के रूप में भेजता है जेम्स फर्स्ट। इससे पहले जो है एम्बेसडर के रूप में नहीं आते हैं लोग, और जो है भी जेम्स फर्स्ट जो है एम्बेसडर बना के भेजता है थॉमस रो को। तो ये जो है 1615 से 19 तक जहांगीर के दरबार में रहता है एंड जो है फुल फ्लेश ट्रेडिंग राइट ग्रांट करता है इसको 3 जगह के लिए, आगरा, अहमदाबाद और भरूच। इन सब के लिए जो है ये सक्सेस हो जाता है, इन सब के लिए ट्रेडिंग राइट्स के लिए। और यहाँ पे जो है अपनी फैक्ट्री वगैरह भी इस्टेब्लिश करते हैं। और उड़ीसा में जो है यानी इसका पहला जो ईस्टर्न इंडिया में पहला फैक्ट्री होता है उड़ीसा साइड में। तो उड़ीसा में इसका पहला फैक्ट्री बनता है ईस्टर्न इंडिया में 1633 में। एंड जो है मछलीपट्टनम में जो है साउथ का पहला फैक्ट्री बनता है 1611 में। सबको फिर आगे चलते कि जो पोर्चुगीज और
जो है हमारा ब्रिटेन में जो है काफ़ी राइवलरी रहती है, तो ये राइवलरी जो है दोस्ती में बदल जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैथरीन और ब्रिगेंजा होता है, जो पोर्चुगीज की रानी होती है, और जो किंग्स चार्ल्स टू होते हैं, तो इन दोनों का जो शादी हो जाता है, और यहाँ पे मैट्रिमोनियल चीज़ें हम देखने के लिए मिलता है। और डॉरी के रूप में जो है डॉरी के रूप में जो है बॉम्बे दे दिया जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है डॉरी के रूप में जो है बम्बई कहाँ किसको मिलता है, चार्ल्स टू, यानी जो वहाँ का किंग है वो। और किंग ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड पर एनम के रूप से जो है दे देता है, और 1687 में जो है बम्बई ब्रिटिश का हेडक्वार्टर बन जाता है। उससे पहले सूरत हुआ करता था। तो हमने इन सारी चीज़ों को देखा था। फिर जो है गोल्डन फरमान जो है 1632 में मिलता है गोलकुंडा के राजा के दौरा में। फिर चंद्रगिरी, ये सारे जो है धीरे धीरे मिलते हैं। फिर जो फारुखसियर जो है उसको मैग्ना कार्टा के रूप में बोला जाता है। फारुखसियर का जो रॉयल फरमान होता है, जिसे दस्तक भी कहा जाता है, तो इसमें फ्री ट्रेडिंग राइट है 3000 पर एनम के रूप से दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमने काफ़ी डिटेल से देखा था। फिर जो है कलकत्ता को एक फोर्ट बनाता है कलकत्ता में, जिसको फोर्ट विलियम नाम देता है, और 1911 तक में जो है ये तब तक का उसका जो है पावर का सेंटर रखा करता है। फिर हमने देखा था कि डेनिश और फ्रेंच के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत रहती है। फिर फ्रेंच आते हैं तो उसको देखा था। तो आज का क्लासेस जो है हमारा जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट टू इंडिया, तो इसको हम अच्छे से जो है देखने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे पोर्चुगीज़ के साथ उसकी जो राइवलरी वगैरह थी, कैसे वो धीरे धीरे पोर्चुगीज़ के साथ वो निपटारा किया, फिर वो डच के साथ कैसे निपटारा किया, फिर डेनिश के साथ, फिर फ्रेंच के साथ। और अगर हमारा टाइम बचेगा तो हम ये सबको भी देख लेंगे कि इंडियन पावर्स के साथ वो कहाँ तक जो हम इस आज कवर पर कर पाते हैं, जैसे कि बंगाल, मैसूर और मराठा के साथ जो है कन्फ्रंट करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपना आज के स्कीम पे। तो सबसे पहला जो है ब्रिटिश जो है वार और पॉलिसी को अपनाते हैं। तो हम वार में पढ़ते हैं जो यूरोपियंस के साथ जो वार लड़ते हैं, जो पोर्चुगीज है उसके साथ वो कैसे कन्फ्रंट करते हैं, कैसे चीज़ों को डील करते हैं। तो हमने देखा था कि जो पोर्चुगीज़ का जो पार्ट हुआ करता था गोवा को पोर्चुगीज़ ने जीता था 1510 में। तो इसको जो है बार बार कौन जीत रहा था, जो कैप्चर कर रहा था, वो डच कैप्चर कर रहा था 1603 और 1639 में। 1603 और 39 में डच जो है गोवा को बार बार कैप्चर कर रहा था। इस टाइम तक 2 बार कैप्चर कर चुका था डच ने गोवा को। तो यहाँ पे जो है गोवा एक जो है उसका सेंटर हुआ करता था पोर्चुगीज़ का, और इसको डच कैप्चर कर रहा है। तो इसको जो है इसकी राइवलरी को सीख करने के लिए पोर्चुगीज जो है हेल्प लेने जाते हैं, किसका, ब्रिटेन का हेल्प मांगते हैं 1661 में कि भाई साहब आओ हमारी मदद करो। तो इस मदद के चलते में एक मैट्रिमोनियल अलायंस होता है, हमने देखा था 1662 में। कैथरीन और ब्रिगेंजा जो पोर्चुगीज की रानी होती है, और जो किंग चार्ल्स टू जो होता है, और बॉम्बे को डॉरी में दे देता है पोर्चुगीज किंग्स को, एंड फिर किंग दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो हमने यहाँ देखा कि पोर्चुगीज़ के साथ जो काफ़ी अच्छे से निपटारा कर रहा है, मैट्रिमोनियल कर लिया, थोड़ा हेल्प किया, और उसके साथ जो है बॉम्बे को अपना लिया। ठीक, तो बॉम्बे उसका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, तो वो अब आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो गोवा किसके पास था, गोवा का जो है पोर्चुगीज़ का मेन सेंटर हुआ करता था। डच उसको 2 बार एक्वायर किया था। तो इसके लिए हेल्प मांगने गया ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने जो है मैट्रिमोनियल अलायंस किया, और बॉम्बे मिल गया ब्रिटेन को। ठीक, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में जो है मार्टिन वर्मा रहता है, जो उसको डिफीट कर देता है। किसको, ये डच जो है उसको डिफीट कर देता है बैटल ऑफ कोलाचल में। हम देखेंगे इसको। तो हमने देखा है कि पोर्चुगीज के साथ उसने मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया, और उसके साथ जो है पावर जो कन्फ्रंट पहले हुआ करता था वो दोस्ती में बदल गई, और धीरे धीरे जो है पोर्चुगीज अपना अलग रास्ता, दोनों के बीच में दोस्ती बन गई। तो अब चलते हैं कि वो डच के साथ कैसे निपटारा करेगा। तो डच का जो इंटरेस्ट रहता है वो इनिशियली काफ़ी जो है पूरी टाइम तक जो वो इंडिया में रहते हैं, तो उसका उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है यहाँ पे एम्पायर वगैरह बनाने का। तो डच का पूरा इंटरेस्ट रहता है कि वो जो इंडोनेशिया में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि इंडोनेशिया उसके कैप्चर में रहता है। इंडोनेशिया पे काफ़ी अच्छे से वो रूल कर रहा होता है। और हम यहाँ पे एक चीज़ देख चुके होते हैं कि उसकी जो मसूलीपट्टनम और नागापट्टनम जो है काफ़ी ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता है, जो इंडिया में है, जो कि ईस्ट वाले कोस्ट में, यहाँ पे ईस्ट के कोस्ट में हुआ करता है मसूलीपट्टनम और नागापट्टनम, क्योंकि ये इधर है हमारा इंडोनेशिया। तो यहाँ से काफ़ी इजीली ट्रेड वगैरह कर सकता है, आना जाना कर सकता है। तो हमने देखा था कि अम्बुएना जो है एक जो है पार्ट होता है इंडोनेशिया का। तो वहाँ पे 10 ब्रिटिश लोग को मार दिया जाता है, और 10 जापानी लोग को मार दिया जाता है। 1623 में जो है अम्बुएना में जो है ब्रिटिश और जापानीज को मार दिया जाता है, किसके द्वारा, डच के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे एक ट्रीटी होती है, ब्रिटिश रिटेलिएशन में कुछ चीज़ों को कैप्चर कर लेता है इंडोनेशिया में डच के। तो यहाँ एक ट्रीटी होती है 1667 में, और उसमें ये होता है कि ब्रिटिश जो होगा इंडिया में फुल फ्लेज रूल करेगा,
और डच का जो भी पार्ट है इंडोनेशिया में जो कैप्चर कर लिया है ब्रिटिश ने, तो उसको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जो है इंडिया में सिर्फ जो है कमर्शियल राइट दिया जाएगा डच को। डच अब जो है यहाँ से ना ही अंपायर कर सकता है, ना ही को फोर्टिफाई कर सकता है, ना चीज़ों को, उनकी राइट जो है यहाँ पे क्लैश कर लिया। तो डच के साथ भी निपटा दिया ब्रिटेन ने। तो क्या किया डच के साथ, यहाँ पे एक उसके बहाना मिल गया एम्बेना में, और रिटेलिएशन में जो है उसने इंडोनेशिया को कैप्चर कर लिया, वहाँ के कुछ पार्ट को, और बदले में जो है ट्रीटी होती है 1667 में, और जो है इंडोनेशिया मिल जाता है डच को, और ब्रिटिश का जो भी पार्ट होता है इंडिया में वो उसके पास रहेगा। और इसके बदले में जो डच कोई भी टेरिटरी एक्सपेंशन नहीं करेगा, कहीं भी पावर के लिए जो है लोकल रूलर्स है वहाँ पे कहीं टांग नहीं हराएगा। तो सिर्फ कमर्शियल राइट रहा डच के पास। और आगे चल के हमने ये देखा था कि जो है जो इंडियन रूलर होता है मार्टिन वर्मा, तो वो डच को काफ़ी अच्छे से हरा देता है, जिसका नाम है बैटल ऑफ कोलाचल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1741 में होता है बैटल ऑफ कोलाचल। तो मार्टिन वर्मा जो है इंडियन किंगडम का राजा हुआ करता है, और साउथ में रहता है ये, और जो है उसने डच को काफ़ी अच्छे से खदेड़ देता है। तो फिर 1624 में एक ट्रीटी होती है, एंग्लो डच ट्रीटी, जिसमें ये होता है कि डच का जितना भी प्रॉपर्टीज वगैरह रहता है तो उसने जो है सरेंडर कर देता है ब्रिटिश को, और 1625 तक उसकी इन्फ्लुएंस जो है वो वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो डच को हमने देखा कि उसने जो है ब्रिटिश जो है सबसे पहले जो है उसने पोर्चुगीज़ के साथ निपटा है, मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया, और उसको बॉम्बे में लिया वहाँ से, और धीरे धीरे जो है पोर्चुगीज़ को वहाँ से खरीदना स्टार्ट कर दिया। फिर डच के साथ उसने क्या किया कि 2 ट्रीटी होती है, एक 1667 में, एक 24 में, जिसमें जो है डच का जो भी एम्पायर या फिर जो भी ट्रीटी जो भी प्रॉपर्टीज रहती है वो सारी जो है ब्रिटिश को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और 1625 तक उसकी जो है इन्फ्लुएंसेस वो जीरो कर देता है। तो वहाँ पे डच का भी काम निपटा दिया। तो अब देखते हैं कि डेन्स के साथ उसको क्या करता है। डेन्स बेसिकली यहाँ पे ना ही ट्रेडिंग में उतना इंटरेस्ट रखता है, और ना ही यहाँ पे कुछ टेरिटरी एक्वायर करने में इंटरेस्ट रखता है। डेनिस का इंटरेस्ट जो रहता है वो बेसिकली मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए वो काफ़ी फेमस हुआ करता है, तो वो मिशनरी एक्टिविटीज़ करता है डेनिस वो लोग हैं जो डेनमार्क के लोग हुआ करते हैं, उसे डेनिस बोलते हैं, ठीक। एंड जो है 1777 को ये होता है कि कंपनी जो है डेनिस कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है, और अपनी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वहाँ के जो क्राउन होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है 1777 को। 1777 को जो है डेनिस क्राउन को जो है डेनिस का पूरा जो प्रॉपर्टी वगैरह होता है मिल जाता है। एंड 1845 को जो है 1845 को जो है डेनमार्क का जो जितने भी टेरिटरी होता है, हमने देखा था कि फ्रेडरिक नगर इस्टेब्लिश करता है वो 1755 में, जो सलेमपुर के आसपास होता है, जो वेस्ट बंगाल में है, तो वो ब्रिटेन को दे देता है। डेनमार्क का जो भी प्रॉपर्टी है वो 1845 में जो है सलेमपुर और फ्रेडरिक नगर जो है वो ब्रिटेन को मिल जाता है, और यहाँ पे जो है डेनिस का जो है काम तमाम हो जाता है। तो हमने 3 रूलर को जो है काफ़ी अच्छे से निपटा दिया। जो है पोर्चुगीज़ के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया, और डच के साथ उसने 2 ट्रीटी करी, जिसके साथ जो भी प्रॉपर्टीज था डच की तो उसको भी एक्वायर कर लिया। एंड डेनिस के साथ साथ वो जो है 1645 में जो है जितने भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह थे सलेमपुर में या फिर फ्रेडरिक नगर में वो ब्रिटेन को मिल जाता है। एंड यहाँ पे ये भी देखते हैं कि हम कि 1775 में तो ऑलरेडी जो है डेनिस कंपनी जो है बैंकरप्ट हो जाती है, तो क्राउन को जो भी चीज़ें बचती है तो क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये हो गए छोटे मोटे लोग जिसके साथ जो ब्रिटिश काफ़ी अच्छे से निपटारा कर दिया। और इसके साथ जो है सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्गर दुश्मन है वो फ्रेंच है। तो फ्रेंच के साथ काफ़ी जो है बड़ी राइवलरी रहती है, तो एक हमें इंडिया में भी देखने के लिए मिलता है। ये यूरोप में ही पहले से लड़ रहे होते हैं, तो और उसकी जो है वो जो लेगेसी है इंडिया में भी जो है कंटिन्यू करता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कार्नेटिक के वार के तौर पे 3 बार देखने के लिए मिलता है। कार्नेटिक वार में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होता है, और इसमें जो है इंडियन रूलर्स काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। तो इनिशियली क्या होता है कि फ्रेंच और ब्रिटेन जो है आपस में दुश्मन हुआ करते हैं यूरोप में। इसको हम मैप के तौर पे देख लेते हैं। तो फ्रेंच और ब्रिटेन में जो है राइवलरी जो है यहाँ इंडिया से स्टार्ट नहीं होती है, वो यूरोप से ही स्टार्ट होती है। तो 3 वार होता है कार्नेटिक वार। जो पहला वार का जो कारण होता है वो
ये होता है कि कॉजेज जो ब्रिटेन में ऑस्ट्रिया होता है वहाँ का जो गड्डी खाली होता है, तो वहाँ पे जो है सक्सेसर कौन वहाँ पे राजा बनेगा, तो इसको लेके होता है दोनों में वार। तो पहला ये रीजन रहता है। दूसरे वाले में जो है इंडिया का जो है अंदर में ही एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उसमें होता है, उसकी वजह से होता है इंडिया में रीजन जो है वो। और जो तीसरा कॉजेज जो है वार का, थर्ड कार्नेटिक वार का, वो है यूरोप में होता है। तो इसका अगर हम डेट देख लें कि फर्स्ट कार्नेटिक वार कब होता है, 1746 से लेकर के 48 तक, 2 साल तक चलता है, 1746 से लेकर के 1748 तक। तो 2 साल के लिए जो है ये 2-3 साल के लिए रहता है, 1746 से लेकर 1748 तक में। एंड जो सेकेंड जो है कार्नेटिक वार कब होता है, 1749 से लेकर के 54 तक। वो देखो 48 में ख़त्म हुआ, ये 49 से स्टार्ट हो गया और 54 तक चला, 1749 से लेकर के 1754 तक। एंड जो थर्ड कार्नेटिक वार होता है वो 1758 से 4 साल बाद अब हो रहा है। ये 1758 से लेकर के 1763 तक, इसे कहते हैं 7 ईयर वार्स, क्योंकि ये 7 साल तक चलता है। तो अगर आप यहाँ से 7 साल अगर देखना चाहेंगे तो 1756 से लेकर 1763 भी कह सकते हैं। लेकिन जो है इंडिया में चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलता है, और वो है मेजर कॉन्सिक्वेंसेस जो है थर्ड कार्नेटिक वार में 1760 में देखने मिलता है। तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं कि फर्स्ट कार्नेटिक वार में क्या हुआ था। तो यहाँ पे इसको हम एक मैप से काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं कि फर्स्ट कार्नेटिक वार के रीजन को, कि वहाँ पे जो है समझ लेते हैं पहले कि जो है ग्रेट ब्रिटेन होता है ऊपर में, एंड जो है फ्रांस होता है, ठीक। तो ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे का राइवल है। तो ऑस्ट्रिया जो एम्पायर है वहाँ पे जो है जो मेन मोनार्क जो है वो मर चुका है, तो यहाँ पे जो है गद्दी खाली हो गई। अब किसके पास जो है वो आएगा, तो चार्ल्स 6 होता है उसके पास, या फिर मारिया थेरेसा होती है वोमेन उसके पास। तो बगल में एक प्रूसिया होता है, प्रूसिया उसे बोलते हैं कि आज के ज़माने का जर्मनी जो है, उसके आसपास का जो रीजन है उसको जो है एक साथ मिला करके जर्मनी बनता है। तो पहले प्रूसिया हुआ करता था, ठीक। तो वो जो है काफ़ी ऑर्थोडॉक्स राजा हुआ करता था, वो नहीं चाहता था कि वहाँ पे वोमेन जो है जो है राजा बने, क्योंकि जो वोमेन से बातचीत करना वो कंफर्टेबल नहीं फील करेगा। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। तो वो जो है अगेंस्ट है वोमेन के क्लेम्स के, लेकिन मारिया थ्रेसा के क्लेम्स को लेकर, ठीक। लेकिन जो वहीं पे ग्रेट ब्रिटेन है तो वो चाहता है कि वहाँ पे वोमेन राजा बने, यानी मारिया थ्रेसा बने। तो ग्रेट ब्रिटेन चाहता है कि मारिया थ्रेसा बने। तो भाई फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन में क्या पहले से जो है कॉन्फ्लिक्ट है, वो उसमें लड़ाई होती है और वो एक दूसरे के ऑपोजिट में है। तो ये जाएगा भाई बीच में अपने आप कूद जाएगा। ये किसके साथ जाएगा, क्योंकि प्रूसिया अगेंस्ट में था, प्रूसिया के साथ देने जाएगा ये फ्रांस। तो यहाँ पे राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसको अगर जो है एक बार अगर हम मैप में देख लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। प्रूसिया, ये देखिए ऑस्ट्रियन एम्पायर है, और यहाँ पे फ्रांस है और ये ब्रिटेन है पूरा। ये चाहता है ये ऑस्ट्रियन एम्पायर में, यहाँ पे जो ये पूरा ऑस्ट्रिया एम्पायर है ये, कि यहाँ पे जो है वुमेन बने। लेकिन ये प्रूसिया जो है हमारा, यहाँ पे प्रूसिया नहीं चाहता है कि यहाँ पे वुमेन बने, और जो ये चाहता है कि वुमेन बने, ये चाहता है कि नहीं बने। तो अपने आप ये जो फ्रांस है हमारा वो कूद जाता है और प्रूसिया का साथ देता है और ब्रिटेन के अगेंस्ट चला जाता है। तो यहाँ पे जो है इस मुद्दे को लेकर राइवलरी स्टार्ट होती है। तो ये कारण बनता है फर्स्ट कार्नेटिक वार का। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार का जो कारण है तो वो बनता है जो यूरोप में वो उसके कारण रहते हैं, जो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन का रहता है। जब ये राइवलरी जो है यूरोप में स्टार्ट होता है तो फ्रेंच जो होता है जब ये राइवलरी स्टार्ट होता है तो फ्रेंच क्या करता है कि मद्रास जो होता है, मद्रास में अटैक कर देता है। मद्रास जो होता है वो एज ए जो वहाँ का नवाब होता है वो होता है, मद्रास को कंट्रोल जो करता है वो होता है अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन वहाँ मद्रास का नवाब होता है, लेकिन मद्रास जो मेन टेरिटरी होता है वो ब्रिटिश का होता है। तो फ्रेंच ने मद्रास पे अटैक कर दिया, ठीक। और जो है ब्रिटिश लड़ना नहीं चाहता है, इनिशियली जो है वो खुद से सामने नहीं आना चाहता। तो मद्रास की जो राजा है, यानी जिसके अंदर में वो टेरिटरी आता है,
तो वो होता है अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन को जाके कहता है ब्रिटिश कि सर आपके एरिया में आकर के फ्रेंच ने अटैक कर दिया है, तो आप क्या ऐसे राजा हो कि अपने एरिया को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तो रिटेलिएशन में जो है अनवरुद्दीन जो है अटैक करता है फ्रेंच पे, लेकिन फ्रेंच जो है वो जीत जाता है। तो ये स्टार्ट इस बैटल को बोलते हैं कि ये जो इंडिया में वार स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉमस। तो बैटल ऑफ सेंट थॉमस से जो है वार स्टार्ट होता है। बैटल ऑफ सेंट थॉमस में ये होता है कि फ्रेंच मद्रास पे अटैक करता है। मद्रास ब्रिटेन का कॉलोनी होता है और वहाँ के जो नवाब होते हैं अनवरुद्दीन, तो ब्रिटेन जाता है कि भाई आप जाके लड़ो, हम क्यों लड़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर टेरिटरी आता है, हम आपको पे करते हैं। तो बदले में अनवरुद्दीन आता है, तो अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है फ्रेंच की तरह। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इस वार को जो खत्म किया जाता है एक्सला चापेल, जो एक टेरिटरी है, कहाँ पे है एक्सला चापेल, तो वो कनाडा में पड़ता है। तो वहाँ पे जो इस टेरिटरी से खत्म होती है एक्सला चापेल को, तो हम इसको थोड़ा और डिटेल से देखते हैं कि हमने यहाँ पे ये देखा था कि फर्स्ट और कर्नाटिक, जो भी आप अगर कर्नाटिक अगर सुन रहे हो तो कर्नाटका मत समझना कि कर्नाटिक कर्नाटका आज का कर्नाटका नहीं है। कर्नाटिक का मतलब है कि तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है, ये जो है यहाँ पे जो कुछ रीजन है उसको कर्नाटिक बोला जाता था, ठीक है, तमिलनाडु वाले कोस्ट के आसपास। और जो कोरोमंडल कोस्ट है ये इसी के आसपास की रीजन जो है उसको कर्नाटिक कहा जाता था। तो फर्स्ट कर्नाटिक 1746 से 1748 में स्टार्ट होता है, जो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो है ऑस्ट्रिया के जो है जगह होता है सिलेसिया, तो जो है प्रूसिया इसको कैप्चर कर लेते हैं सिलेसिया को। तो ये भी एक रीजन बनता है। और जब ट्रेटी होगा तो अपने आप जो भी जगह है वो वापस कर दिया जाएगा। तो इमीडिएट कॉज हम देख लेते हैं कि इंग्लिश नेवी जो है वो, इंग्लिश नेवी का बर्टेंड होता है वो सीज कर लेता है फ्रेंच शिप को। जो है इमीडिएट कॉज में आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश नेवी के बर्नेट होते हैं जो वो सीज कर लेता है फ्रेंच की शिप को। तो फ्रेंच रिटेलिएशन में जो है मद्रास उसका जो है ट्रेडिंग सेंटर और मेन एरिया रहता है मद्रास। तो फ्रेंच रिटेलिएट में जो है सीज कर लेता है मद्रास को 1746 में। तो 1746 से ये 48 तक ये वार ही चलता है। तो 1746 में ये वार स्टार्ट हो गया। पहले स्टार्ट इनिशिएट किसने किया, इंग्लिश ने। उसने जो है फ्रेंच का शिप कैप्चर कर लिया और फ्रेंच ने रिटेलिएशन में जो है मद्रास कैप्चर कर लिया, जो है इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता है। और किसके अंडर में रहता है, वहाँ का नवाब कौन होता है, कर्नाटिक के अंदर में है। और कर्नाटिक का नवाब कौन है, उसमें अनवरुद्दीन है। तो ब्रिटेन जाता है अनवरुद्दीन से हेल्प लेने के लिए और अनवरुद्दीन वो लड़ाई लड़ता है, अनवरुद्दीन हार जाता है। जो है ब्रिटिश रिस्पॉन्स करता है और ये सीज कर लेता है पौंडीचेरी को, ठीक है। ब्रिटिश भी रिस्पॉन्स करता है और ये सीज कर लेता है 1748 में पौंडीचेरी को। तो ब्रिटिश हेल्प कर रहा है किसका, अनवरुद्दीन का हेल्प कर रहा। और फ्रेंच फोर्स को कौन लीड कर रहा है, वो लीड कर रहा है कैप्टन पैराडाइज। तो कैप्टन पैराडाइज जो है फर्स्ट कर्नाटिक वार में कैप्टन पैराडाइज जो है फ्रेंच फोर्स को लीड कर रहा है। और फर्स्ट कर्नाटिक वार किस किसके बीच में होता है, ब्रिटिश जो है इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है किसको, कर्नाटिक वार में अनवरुद्दीन को। अनवरुद्दीन और फ्रेंच फोर्स के बीच में हो रहा है और इसको फ्रेंच फोर्स को लीड कर रहा है कैप्टन पैराडाइज। और इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉमस, जो मद्रास में होता है, बैटल ऑफ सेंट थॉमस। और इसमें जो है इंडियन का आर्मी का को जो लीड कर रहा होता है जो है अनवरुद्दीन के अंदर में, तो उसको लीड कर रहा होता है महफूज खान। तो महफूज खान की जो भी आर्मी होते हैं उसको डिफीट कर दिया जाता है। और जो है इस वार को ख़त्म होता है ये वार ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेल को से जो है ये वार ख़त्म होता है। और ये एक्सला चापेल जो है ये प्रूसिया का पार्ट होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है ये जो प्रूसिया है तो इसमें होता है एक्सला चापेल। ट्रीटी ऑफ जो एक्सला चापेल है वो कहाँ पे होता है, प्रूसिया में होता है। और जिसमें इसके नियम्स कुछ है, जिसमें क्या हुआ ट्रीटी में, तो उस चीज़ों को एक बार देख लेते हैं कि बैटल स्टार्ट हुआ यूरोप में, तो यूरोप में बंद हो जाएगा और फिर आगे चल के ये जो है इंडिया में भी बंद हो गया। क्यूबेक एक एरिया होता है कनाडा में जो ब्रिटेन कब्जा कर लेता है, तो उसको मिल जाता है फ्रांस को मिल जाता है क्यूबेक, ठीक, ब्रिटेन में। एंड जो मद्रास है वो ब्रिटिश को प्रोवाइड कर दिया जाता है। एंड आगे चल के जब हम देखेंगे कि जो है ये अगर मान लें कि कनाडा है और ये जो है यूएसए, तो यूएसए जो कॉलोनी किसका हुआ करता था, ब्रिटेन का। और जहाँ पे यूएसए जो है स्ट्रगल करेगा अपना जो है फ्रीडम के लिए, तो यहाँ पे जो क्यूबेक एरिया में जो फ्रेंच बैठा हुआ है तो वो हेल्प करने के लिए अपने आर्मी को भेज देगा कि यूएसए का हेल्प करो, वहाँ के जो अमेरिकन का जो है हेल्प करने के लिए भेज देगा फ्रेंच। तो इनिशियली जो है 13 कॉलोनी था ब्रिटेन का, कहाँ पे, यूएसए में। तो
तो ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से राइवलरी जो हमें देखने के लिए मिलता है। तो एक बार हम अगर देख ली कि फर्स्ट कर्नाटिक वार जो स्टार्ट होता है 1746 से स्टार्ट होता है, 48 में ख़त्म होता है। कर्नाटिक वाला जो रीजन है वो कर्नाटका नहीं है, वो है तमिलनाडु वाली कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट से, और ये स्टार्ट होता है ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन से और ख़त्म होता है एक्सला चापेल की ट्रीटी से जो 1748 में होता है। जो एक्सला चापेल कहाँ है, ये प्रूसिया में है, और जो जिसका पार्ट रहता है जैसा कि क्यूबेक फ्रांस का होता है तो उसको वापस कर दिया था। क्यूबेक कहाँ पे है, कनाडा में, और जो है यहाँ पे मद्रास मिल जाता है ब्रिटिशर्स को। एंड सेकेंड जो कर्नाटिक वार है ये काफ़ी अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन है और बहुत दिक्कत होता है बच्चों को, लोगों को समझने में। तो सेकेंड कर्नाटिक वार को समझना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो सेकेंड कर्नाटिक वार जो है उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो क्या होता है कि जैसा कि रीजन है दो, तो एक है क्या, एक है ये हैदराबाद है और ये मैसूर है, नहीं सॉरी, हैदराबाद है और कर्नाटक, ये दोनों जो है मेन, इसके वजह से जो है सेकेंड कर्नाटिक वार होने वाला है। तो इन दोनों टेरिटरी को आप अच्छे से देख लो कि कर्नाटक ये जो है तमिलनाडु वाले कोस्ट में ये है, और मैसूर जो हैदराबाद जो है थोड़ा ऊपर है। हैदराबाद का निज़ाम कौन था, असफजा चिनकिलिस खां जिसे कह रहे थे, तो ये था हैदराबाद का निज़ाम। और कर्नाटक में अभी कौन था, हमने देखा था कि अनवरुद्दीन था। तो अनवरुद्दीन का दीवान हुआ करता था चंदा साहेब। तो चंदा साहेब जो है ये अपना जो है ये अनवरुद्दीन को पहले तो हार चुका होता है अनवरुद्दीन एक बार, तो अनवरुद्दीन को चाहता है कि हटा के खुद राजा बन जाए। तो ये एक हो गया, यहाँ पे पावर क्लेम कर रहा है चंदा साहेब। अब हम फिर आगे देखने वाले हैं कि कौन ब्रिटिश और फ्रेंच जो है किसको हेल्प करने वाले हैं। और जो हैदराबाद में वहीं पे हम देख ले कि जो है निज़ाम सा जब मिलता है या फिर असफजा मरता है तो उसके बेटा होता है नसीर जंग, तो वो वहाँ पे राजा बनना चाहता है, क्लेम करता है। और जो है वहीं पे एक जो है मुजफ्फर जंग होते हैं तो वो भी क्लेम करता है राजा बनने के। तो रूलिंग पार्टी कौन है यहाँ पे, नसीर जंग है जो राजा होता है वहाँ पे, एंड अनवरुद्दीन है यहाँ पे कर्नाटक में। तो इन रूलिंग पार्टी को जो सपोर्ट करता है वो है ब्रिटेन करता है। तो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करना बहुत ईजी है, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो है उसकी चांसेस ज़्यादा होती है वो जीतने की। तो रूलिंग पार्टी कौन सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है। और जो हारे हुए है या फिर जो पावर क्लेम करना चाहता है तो उसको सपोर्ट कौन हो कर रहा है, फ्रेंच। जो ओपोनेंट को सपोर्ट कर रहा है वो फ्रेंच कर रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर जो है सेकेंड कर्नाटिक वार स्टार्ट होने लगता है हमें। रूलर्स होते हैं तो उसमें ज़्यादा जो है ब्रिटेन इंटरफेयर नहीं करता है, तो फ्रेंच ही होता है जो फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन सदर्न इंडिया बाय इंटरफेयरिंग लोकल डायनेस्टीज डिस्प्यूट्स टू डिफीट इंग्लिश। तो इंग्लिश को डिफीट करने के लिए जो है जितना पॉसिबल होता है फ्रेंच वो अपना जो है लोकल डायनेस्टीज के साथ आता है और जो लड़ना चाहता है, और फ्रेंच जो है इंग्लिश को जो है हराना चाहता है फ्रेंच। तो ये होता है। तो हमने देखा कि हैदराबाद में जो है दो लोग पावर क्लेम कर रहे हैं। एक असफजा मर जाता है तो जिसको निजामुल मुल्क भी कह रहे थे, तो उसका बेटा होता था नसीर जंग, तो वो थ्रोन में बैठा उसके बाद, ठीक है। तो वहीं पे जो है अपोजिशन में चचेरे भाई है जो नेफ्यू है उसके असफजा के, सॉरी नेफ्यू किसके हैं, नसीर जंग के, तो वो पावर क्लेम करता है। इन दोनों के बीच में राइवलरी होता है, नसीर जंग और मुजफ्फर जंग, कहाँ पे, हैदराबाद में। और कर्नाटक में क्या है, जो है अनवरुद्दीन वहाँ का राजा है और चंदा साहेब जो वहाँ पे दीवान है वो पावर क्लेम करता है। चंदा साहेब जो दीवान है अनवरुद्दीन का, वो उन दोनों के बीच में पावर क्लेम होता है, ये दोनों के बीच में। तो अपोजिशन को कौन सपोर्ट कर रहा था, फ्रेंच अपोजिशन को सपोर्ट कर रहा है। जो मुजफ्फर जंग है, कहाँ पे, मुजफ्फर जंग जो है वो हमारा है हैदराबाद में, ये हैदराबाद में मुजफ्फर जंग, ठीक है। और जो है दीवान चंदा साहब जो है यहाँ पे कहाँ पे, कर्नाटक से, ठीक। तो इन दोनों को सपोर्ट कौन कर रहा है, फ्रेंच का की तरफ से कौन है, डुप्लेक्स। तो ये देखेंगे हम। और इधर से कौन है, जो रूलिंग पार्टी है, चंदा साहब जो है दीवान था। ये जो रूलिंग पार्टी कौन है, नसीर जंग है, ये रूलिंग पार्टी हैदराबाद से। एंड जो अनवरुद्दीन है वो कर्नाटक से है। तो इसको हेल्प कौन कर रहा है, ब्रिटिश। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये तीन जो है अपोजिशन वाले, मुजफ्फर जंग, दीवान चंदा साहब और फ्रेंच के डुप्लेक्स, ये सब मिलकर के डायरेक्ट अटैक करता है अनवरुद्दीन पर, अनवरुद्दीन को मार देता है। बैटल ऑफ अंबुर होता है 1749 में और अनवरुद्दीन मर जाता है बैटल ऑफ अंबुर में। ये सब डेट याद रखना जरूरी है कि बैटल ऑफ अंबुर कब हो रहा है,
1749 में अटैक कौन कर रहा है? मुजफ्फर जंग, दीवान चंदा साहिब और जो फ्रेंच डुप्लेक्स है ये, और जो है नवरुद्दीन हार जाते हैं। तो ब्रिटेन यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है, ठीक है। और बीच में क्या होता है, नसीर जंग जो है इसको मार देता है, इसको जो है उसको, उसका नॉवल है वो नसीर जंग को मार देता है, तो उसकी भी पोस्ट खाली हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, नसीर जंग भी मर गया, अनवरुद्दीन भी मर गया। तो जो जिसका क्लेम था अपोजिशन वाले वो जीत गए। चंदा साहिब अब कर्नाटक में राजा बन जाएगा, और कर्नाटक की राजधानी हम आपको याद रखना है अर्कोट। अर्कोट इज कैपिटल ऑफ कर्नाटक। तो अर्कोट जो है, क्योंकि अर्कोट का आगे हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो मुजफ्फर जंग राजा बन गया हैदराबाद में। किसको मार के मर गया ये? नसीर जंग। उसके नसीर जंग को कौन किसने मारा? वहाँ का उसका जो नॉवल है वो मारा। और चंदा साहिब को जो है राजा बन गया कर्नाटक में, क्योंकि यहाँ पे 3 लोगों ने मिलकर जो है नवरुद्दीन को मार दिया। तो रिटेलिएशन में क्या करता है, ब्रिटिश का एक जो है आर्मी गवर्नर होता है जो है रॉबर्ट क्लाइव, तो उस पर अटैक करता है, तो हम उसको देखेंगे। तो अभी पहले ही जो है कर्नाटक में राजा बन गया, चंदा साहिब बन गया, और जो है मुजफ्फर जंग बन गया हैदराबाद में। कर्नाटक का कैपिटल है आरकोट, तो आरकोट हमें ध्यान रखना है। तो हमने ये सब चीज़ें देखा। द कॉम्बाइंड आर्मी ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एंड फ्रेंच डुप्लेक्स डिफीटेड एंड किल्ड अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन को मार दिया कौन? 3 लोगों की आर्मी जो है मुजफ्फर जंग, ठीक, जो हैदराबाद के लिए क्लेम कर रहा था, और चंदा साहिब जो कर्नाटक के लिए क्लेम कर रहा था, अपोजिशन वाला पार्टी है, और ये फ्रेंच जो है वहाँ पे डुप्लेक्स हेल्प कर रहा है। तो इन तीनों ने जो है मिलकर हरा दिया अनवरुद्दीन को। कहाँ पे? बैटल ऑफ अंबुर। इसका डेट याद रखना है 1749 में। तो नसीर जंग का मर्डर हो गया वहाँ का जो है। नसीर जंग कहाँ पे था? हैदराबाद में था। और नसीर जंग का ओपोनेंट कौन था? मुजफ्फर जंग था। तो वहाँ के जो नॉवल था, तो नसीर जंग को मार दिया, तो मुजफ्फर जंग वहाँ पे गड्डी में बच जाता है। तो फिर डुप्लेक्स वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ ऑल द मुगल टेरिटरी टू साउथ ऑफ कृष्णा रिवर के जो साउथ में है मुगल टेरिटरी जितना भी है, उसको डुप्लेक्स को जो है गवर्नर बना दिया जाता है। तो ये सारे सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं। और जो मुजफ्फर जंग बिकेम निज़ाम ऑफ हैदराबाद, तो हमने ये देखा। चंदा साहिब जो है वो बन जाता है नवाब ऑफ आरकोट, यानी कर्नाटक का। तो आरकोट का नवाब कौन बन रहा है? क्योंकि आरकोट किसका राजधानी? कर्नाटक का। तो कर्नाटक का राजा बनता है नवाब चंदा साहिब, या फिर जिसको आप आरकोट कह रहे हैं। तो डुप्लेक्स जो है अपना चरम पे रहता है, काफ़ी मिलिट्री एक्सपेडिशन करता है, वो काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग रहता है उसकी। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है, 1751 में, 1749 में क्या हुआ? बैटल ऑफ अंबुर होता है, और यहाँ पे सब मस्त चल रहा होता है। 1751 में क्या होता है? विथ ओनली अ फोर्स ऑफ 210 मैन, 10 जो है 210 लोगों को जो है रॉबर्ट क्लाइव लेके निकलता है। 1751 विथ ओनली अ फोर्स ऑफ 210 मैन रॉबर्ट क्लाइव अटैक एंड कैप्चर आरकोट। तो रॉबर्ट क्लाइव 210 लोगों को जो है लेके निकलता है और आरकोट को कैप्चर कर लेता है, जो कर्नाटक का कैपिटल हुआ करता है उसको। और फ्रेंच की जो है यहाँ पे हार होती है, क्योंकि आरकोट को कैप्चर कर ले रहा है। तो जो रॉबर्ट क्लाइव जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी लेके, मतलब उसमें काफ़ी करेज रहता है, काफ़ी साहस रहता है कि 200 लोगों को लेके ही वो जाता है, जीत जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि कहाँ जो है हमारे जो है इंडियन रूलर्स जो है रहते हैं वो 10-10 हज़ार के आर्मी लेके आते हैं, और रॉबर्ट क्लाइव जो है कुछ हज़ार रूलर जो है वो आर्मी लेकर के जो जाते हैं और हरा देते हैं। तो ये जो है उस बंदे की खासियत रहती है रॉबर्ट क्लाइव की। तो 1751 में जो है आरकोट कब्जा कर लेता है और वहाँ पे जो है फ्रेंच को हरा देता है। तो ये सेकेंड कर्नाटक वार में देखा। तो ये अब इसका जो है हम रिजल्ट क्या रहता है तो उस चीज़ को देख लेते हैं। तो इसमें जो है फ्रेंच अथॉरिटी जो रहता है, फ्रेंच क्या है, जो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है कंपनी, गवर्नमेंट वहाँ पे जो क्राउन है उसको फंड कर रहा होता है, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसी जो है वो कंट्रोल में ज़्यादा रहता है। और बाकी ब्रिटेन वगैरह जो है वो क्या है कि प्राइवेट कंपनी है, फ्रेंच जो है गवर्नमेंट कंपनी है। तो यहाँ पे उसको जो है काफ़ी हैवी लॉस होता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए मिलता है। और जो है 1754 में जो डुप्लेक्स है काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग और काफ़ी करेज और बहुत ज़्यादा जो कहते हैं कि अगर चरम पे ले आ सकता था, जैसे कि ब्रिटिश इतना टाइम तक रूल किया, अगर ऐसा कुछ होता तो अगर 4-5 अगर डुप्लेक्स हो जाता तो ब्रिटिश भी जो है फ्रेंच भी ऐसे रूल कर सकता था और ब्रिटेन का उतना जो है पलड़ा भारी नहीं होता। तो वो डुप्लेक्स को जो है ये 1754 में जो है वहाँ का जो क्राउन है वो बुला लेता है। और ये काफ़ी जो बाद में देखने के लिए मिलता है काफ़ी गलत डिसीजन रहता है फ्रेंच का। तो इसके रिटेलिएशन में जो है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी स्टार्ट होता है। तो पहला जो कर्नाटक वार था वो
जो है ऑस्टिन सक्सेशन से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ से होता है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चापल। एक्सला चापल प्रूसिया का रीजन है। और जो है सेकेंड जो कर्नाटिक वार है इंडियन कॉस्ट से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो रूलर से इंटरफेयर करने लगता है फ्रेंच, तो उससे स्टार्ट होता है। और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है। पौंडीचेरी किसका रीजन होता है, फ्रेंच का रीजन होता है। तो जब भी कहीं पे अगर ट्रीटी होगा तो हमें ये देखने के लिए याद रखना पड़ेगा कि ट्रीटी जहाँ भी हो रहा है जो लोग हार रहे हैं तो उसी की जगह पे ट्रीटी होगा। ठीक, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है 1755 में। इसमें ये होता है कि इंग्लिश और फ्रेंच नॉट टू इंटरफेयर इन क्वारल्स ऑफ द नेटिव प्रिंसेस। तो नेटिव प्रिंस, नेटिव राजा जो होता है उसकी बातों में आके किसी भी तरीके से जो है उनके जो है झगड़ों में हमें नहीं पड़ना है। और ये सब चीज़ें जो है पौंडीचेरी के 1755 के ट्रीटी में बोला गया। और जिसका जो टेरिटरी है रिमेन एज हु हैव, जिसका जो जैसा टेरिटरी है वो उसके पास रहेगा, तो नॉट चेंज। या टेरिटरी वगैरह को चेंज नहीं किया गया, जिसके पास जो टेरिटरी पहले से था तो वही रहेगा। ठीक, एंड हम थर्ड कार्नेटिक वार को देख लेते हैं कि थर्ड कार्नेटिक वार जो है वो हमने देखा था कि इंडिया के कॉज पे स्टार्ट नहीं होता है, वो भी यूरोप के कॉज पे स्टार्ट होता है। तो थर्ड कार्नेटिक वार जो होता है 1756 गए, या फिर इसका एक डेट देख लेना आपकी 1758 से 63 ही है या फिर 56 है। तो इसको 7 ईयर वार भी बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड कार्नेटिक वार को 7 ईयर वार कहा जाता है। बैकग्राउंड इसकी अगर हम देखें तो यूरोप में इसकी बैकग्राउंड है क्योंकि ऑस्ट्रिया में पहले से वार रहता है। तो इन यूरोप व्हेन ऑस्ट्रिया वांटेड टू रिकवर सेलेसिया, ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया जो अपना जो रीजन है सेलेसिया उसको प्रूसिया कब्जा कर लेता है, तो उसको कब्जा करना चाहता है। तो ये फर्स्ट वार में जो है प्रूसिया कब्जा कर लेता है, फर्स्ट कार्नेटिक वार में वहाँ पे जो चल रहा होता है यूरोप में। तो ऑस्ट्रिया के जो सेलेसिया रीजन होता है उसको कब्जा कर लेता है। तो ऑस्ट्रिया जो है अपना रीजन चाह रहा है सेलेसिया की 1756 में उसके पास आ जाए। तो यहाँ पे 7 ईयर वार स्टार्ट होता है 1756 से लेकर के 63। तो आप याद रखेंगे 1756 से लेकर के 63 तक ये वार चलता है, तो इसलिए बोलते हैं इसको 7 ईयर वार बोलते हैं। जो स्टार्ट होता है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और जो है हमें यहाँ पे इंडिया में जो है उसके अपोजिट साइड्स है, तो यहाँ भी इंडिया में भी उसके पैरेलली जो है हमें 1757 में देखने के लिए मिलता है। तो 7 ईयर वार कब स्टार्ट हो रहा है 1756 से 63 में। इसको आप 56 ही कर लो, 1756 से लेकर के 63 तक। ठीक, तो 1757 में स्टार्ट हो रहा है इंडिया में। ये क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो पार्ट है वो प्रूसिया कब्जा कर लिया है सेलेसिया, और उसको रिकवर करना चाह रहा है 1757 में। तो इंडिया में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इंडिया में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो सीज कर लेता है चंद्रनगर जो बंगाल में होता है उसको सीज कर लेता है। तो इसकी इमीडिएट अगर कॉज को हम देखें तो इमीडिएट कॉज क्या था कि फ्रेंच आर्मी अंडर काउंट डी लैली, तो ये हमने गवर्नर की जो लिस्ट देखा था, हमने जो है डुप्लेक्स, काउंट डी लैली, तो इनको हमने याद करने बोला था क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नर है। तो फ्रेंच आर्मी अंडर काउंट डी लैली कैप्चर द इंग्लिश फोर्ट सेंट डेविड इन तमिलनाडु एंड विजयनगरम आंध्र प्रदेश 1758 में। क्योंकि जो है चंद्रनगर जो पौंडीचेरी का पार्ट हुआ करता था उसको रॉबर्ट क्लाइव ने कब्जा कर लिया। तो रिटेलिएशन में क्या करना है कि फ्रेंच कब्जा कर रहा है काउंट डी लैली के अंडर में सेंट डेविड एंड विजयनगरम को कैप्चर कर रहा है 1758 में। तो ये एक रीजन हो गया कि ये इमीडिएट कॉज है। द इंग्लिश बिकम ऑफेंसिव ऑफ inflicted heavy losses in the French fleet under एडमिरल डी आर्क एट मछलीपट्टनम। तो मछलीपट्टनम में जो है इंग्लिश को काफ़ी जो है लॉस देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक रीज़न है। आगे चल के जो है बैटल ऑफ वांडीवास होता है और इसमें जो है ब्रिटिश काफ़ी अच्छे से जीत जाता है। ब्रिटिश को जो है लीड कर रहा होता है जनरल आयरकोट। तो आयरकोट जो है काफ़ी प्रोमिनेंट जो है कमांडर होता है, तो उसको याद रखना है। इसको लीड कर रहा होता है बैटल ऑफ वांडीवास को जनरल आयरकोट। तो बैटल ऑफ वांडीवास एक डिसिसिव बैटल है। क्यों है, क्योंकि फ्रेंच जो है यहाँ पे हार जाते हैं और यहाँ पे जो है वांडीवास, ये समझो ये फ्रेंच का यहाँ पे वास कर दिया। तो यहाँ पे फ्रेंच का जो है जो भी चीज़ें होता है कि वो आगे रूल करेगा या कुछ करेगा, वहाँ पे जो सपने होते हैं वो कटेल कर लिया जाता है, वो वहाँ पे उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं। ठीक, तो तमिलनाडु में ये पार्ट है वांडीवास 1760 में होता है, 60 में होता है बैटल ऑफ वांडीवास ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। और फ्रेंच की तरफ से कौन रहता है, लीड कर रहा होता है काउंट थॉमस आर्थर डी लैली। तो थॉमस डी लैली जो होता है, काउंट डी लैली या फिर कह सकते हैं इसको काउंट डी लैली भी बोल सकते हैं, काउंट थॉमस आर्थर डी लैली या फिर काउंट डी लैली। तो काउंट डी लैली फ्रेंच की साइड से लीड कर रहा है और
जो है ब्रिटिश के साइड से जनरल आयरकुटे जो है वो लीड कर रहा है। तो बैटल ऑफ वांडीवास जीत किसकी हो रही है? 1760 में जो है ये बैटल ऑफ वांडीवास हो रही है, जीत किसकी हो रही है? फ्रेंच की, जिसको जो ब्रिटिश की जीत हो रही है, जिसको जो है जनरल आयरकुट लीड कर रहे होते हैं। और जो यहाँ पे जो थर्ड बैटल कर्नाटिक वार को ख़त्म करने के लिए जो एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस से ख़त्म होती है, क्योंकि यूरोप में स्टार्ट हुआ है, यूरोपियन कॉज से, तो वहीं पे जो है उसी की ट्रीटी से ख़त्म होगा ये। तो ये कहा गया इस ट्रीटी में कि फ्रेंच वेयर रिटेन टू अलाउड देयर फैक्ट्रीज, उसके जो फैक्ट्रीज वगैरह है उसको अलाउ करेगा, उसको फोर्टिफिकेशन अगर है अपने फैक्ट्री का उसको नहीं करा जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश जीत गया है। ब्रिटिश कह रहा है कि भाई आपको ट्रेड करना है करो, आपको फोर्टिफिकेशन करना अलाउड नहीं होगा। क्यों अलाउ नहीं होगा? क्योंकि हमने आपको हराया है और आप यहाँ पे जो है पहले जो इंटरफेयर कर रहे थे कि यहाँ की जो नेटिव रूलर्स हैं कहीं भी जा करके, तो अब वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। आपको प्रोटेक्शन हम देंगे, आपको आर्मी रखने की या चीज़ें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो उसकी आर्मी वगैरह है वो भी छीन लिया गया और ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ 1763 में, जिसमें जो है फ्रेंच को सिर्फ ट्रेड करने का अलाउ किया गया। और ट्रीटी ऑफ पेरिस की कुछ अगर चीज़ों को और देखा जाए कि पौंडीचेरी, करैकाल एंड माहे जो है, पहले किसका रीजन था ये फ्रेंच का जो है था। पौंडीचेरी, करैकाल एंड माहे वे रेस्टोर्ड टू फ्रेंच अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इंग्लिश। तो अब इंग्लिश प्रोटेक्ट करेगा, उसका खुद का आर्मी नहीं होगा फ्रेंच का प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट कौन करेगा? इंग्लिश करेगा प्रोटेक्ट। एंड नो मिलिट्री एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, फ्रेंच का कोई मिलिट्री एक्सटेंशन जो है एक्सपेंशन नहीं होगा और वो मिलिट्री भी नहीं रख सकेगा। फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डिसअपेयर्ड आफ्टर द वांडीवास, तो जो वार हुआ बैटल ऑफ वांडीवास, तो उसके बाद जो है फ्रेंच का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो जो है हमें देखने के लिए नहीं मिलता है और इंग्लिश जो है यहाँ पे सुप्रीम यूरोपियन पावर बन जाता है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और जो है हमें ये देखने को मिलता है। तो चार पावर को उसने कैसे इस जो है अपने पॉलिसी से वार करके जो है निपटाया। तो पोर्चुगीज़ के साथ उसने जो है मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया, डच के साथ उसने 2 ट्रीटी करी थी, एंड जो है डेनिस के साथ जो है डेनिस बैंकक्रप्ट हो गया था और जो है ट्रीटी बाकी जो प्रॉपर्टीज थे वो जो है ब्रिटिश को दे दिया गया था। और फ्रेंच के साथ 3 कार्नेटिक वार होता है। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कार्नेटिक वार, क्योंकि ये बहुत जो है कन्फ्यूजन है होता है कार्नेटिक वार्स में। कार्नेटिक वार जो फर्स्ट कार्नेटिक वार था 1746 से 1748 में, सेकंड होता है 1749 से 54 में, और 48 से में ख़त्म होता है ये पहला, और दूसरा 39 में स्टार्ट होता है। और जो है थर्ड कार्नेटिक वार ये 56 कर लो आप, 1756 से लेकर के 1763 में, ये क्योंकि 7 ईयर में चलता है इसको, तो इसलिए इसको बोलते हैं 7 ईयर वार। तो पहला वाला जो है 1746 से 48 में चलता है, जिसका कॉज होता है ऑस्टिन वार ऑफ सक्सेशन। तो पहला वाला का जो रीजन है पहला वाला, तो वो उसका कॉज होता है ऑस्टिन वार ऑफ सक्सेशन। और तीसरा वाला भी हमने देखा था कि जब ऑस्ट्रिया अपना पार्ट सिलेसिया को वापस लेना चाहता है तो वार होता है यूरोप में। तो ये भी जो है ऑस्ट्रिया से रिलेटेड है, फर्स्ट और थर्ड। एंड जो है सेकेंड वाला जो वार जो है उसका कॉज रहता है इंडिया में, और थर्ड वाला तो हमने देखा कि यूरोप में रहता है, जब सिलेसिया को जो है ऑस्ट्रिया अपना जो पार्ट है वो प्रूसिया कब्जा कर लेता है तो उसको वापस करना चाहता है। तो ये चीज़ें हुआ। तो यहाँ पे कुछ बैटल हुए जो हमें याद रखना है। जब फर्स्ट कर्नाटिक वार में हुआ है बैटल ऑफ सेंट थॉमस, जो मद्रास में होता है, जो अनवरुद्दीन वहाँ पे जाता है ब्रिटिश के साइड से लड़ने के लिए और वहाँ पे हरा देता है फ्रेंचों से। तो यहाँ पे ये खत्म होता है बैटल ऑफ एक्सला चापेल। तो एक्सला चापेल है प्रूसिया का रीजन है, ठीक है। और जो मद्रास दे दिया था ब्रिटिश को, और क्यूबेक जो है वो फ्रांस को दे दिया था, जो कनाडा का पार्ट होता है। और बाद में जो अमेरिकन सिविल वार होगा तो जो यही जो फ्रेंच है अपना क्यूबेक से ही आर्मी भेजेगा और अमेरिकन को हेल्प करेगा ब्रिटिश के अगेंस्ट में। एंड जो सेकेंड कर्नाटिक वार होता है वहाँ पे जो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे 2 लोग जो है हैदराबाद और कर्नाटिक में जो है अपना कॉन्स्पिरेसी करते हैं। तो अपोजिशन वाले साइड को जो है फ्रेंच जो है लीड करता है, एंड जो है रूलर साइड को जो है ब्रिटिश, लेकिन जो अपोजिशन साइड वाला जीत जाता है। तो वहाँ पे जो है एक बार जो है देख लेते कि हैदराबाद में नसीर जंग और मुजफ्फर जंग में कॉन्फ्लिक्ट होता है। हैदराबाद में रूलर कौन है? नसीर जंग। तो यहाँ पे नसीर जंग को उसका नोबल मार देता है और मुजफ्फर जंग वहाँ पे जो है नवाब बन जाते हैं। एंड कर्नाटक में हमें देखने के लिए मिलता है कि अनवरुद्दीन होता है, उसका दीवान होता है कौन? चंदा साहिब। तो चंदा साहिब क्लेम करता है और जो है अनवरुद्दीन के जो 3 लोगों का जो है जो आर्मी, वो चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग और जो डुप्लेक्स का जो होता है, वो तीनों को मिलके जो अनवरुद्दीन को मार देता है और बाद में नसीर जंग को जो है उसको नोबेल मार देता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे चंदा साहिब बन जाता है फ्रेंच की सहायता से, और यहाँ पे जो है मुजफ्फर जंग बन जाता है फ्रेंच के साथ। तो रिटेलिएशन में जो है कर्नाटक का राजधानी होता है आर्कोट। तो जो है यहाँ पे क्या होता था कि जो है रॉबर्ट क्लाइव आता है 210 लोगों को लेके आता है और जो है
किसको मार देता है, चंदा साहेब को मार देता है और वहाँ का टेरिटरी है कब्जा कर लेता है और फ्रेंच की हार हो जाती है। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था, इंडिया से ही की टेरिटरी से खत्म होगा। जो पौंडीचेरी किसका रीजन है, ये फ्रेंच का रीजन है। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है 1754 में, जिसको जैसा टेरिटरी जो मिला हुआ है उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। एंड 7 ईयर बाद स्टार्ट होता है 1756 से लेकर 63 तक, जो यूरोप के कॉस्ट से स्टार्ट होता है। हमने देखा कि जब सिलेसिया वाला रीजन को जो है अपना ऑस्ट्रेलिया जो है अपना कब्जा अपना फिर से रिटेल लेना चाहता है प्रूसिया से, तो वो ये 7 ईयर बाद स्टार्ट होता है, ठीक। तो इसका हमें देखने के लिए मिलता है 1756 में वहाँ यूरोप में स्टार्ट होता है और 1757 में इंडिया में भी स्टार्ट होने लगता है। तो यहाँ पे एक डिसिसिव बैटल होता है, बैटल ऑफ वांडीवास, जो उसको जो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में होता है। फ्रेंच की साइड से जो है काउंट डिलेली लीड करता है, जो कि हार जाता है। एंड ब्रिटिश की साइड से सर आयरकुट लीड कर रहा होता है। और ये ख़त्म होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस, और ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है 1763 में। और इसमें ये होता है कि जितने भी फ्रेंच की जो आर्मी होता है, जो एरिया होता है फ्रेंच आर्मी रख रहा होता है, तो उसको आर्मी को जो है हटा दिया जाएगा। और कौन प्रोटेक्ट करेगा उसको, ब्रिटिश प्रोटेक्ट करेगा, इंग्लिश प्रोटेक्ट करेगा। तो हमने जो है कार्नेटिक वार को काफ़ी अच्छे से देखा। 45-46 मिनट का जो है लेक्चर हो चुका है। तो हमने ये देखा कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो है इंडिया में कैसे स्टार्ट होता है, कि एक वार की पॉलिसी, एक वार से स्टार्ट होता है, एक पॉलिसी से। तो पॉलिसी को हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो हमने जो है वार्स में 2 लोगों पावर से लड़ रहा होता है ब्रिटिश, एक जो है यूरोपियन से, दूसरा जो है इंडियन से। तो यूरोपियंस को हमने देखा कि पोर्चुगीज के साथ कैसे उसने जो है कन्फ्रंट किया, एंड जो डच के साथ कैसे किया, एंड डेनिश के साथ कैसे किया, एंड फ्रेंच के साथ कैसे किया। तो इन सबको देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि बंगाल, मैसूर और मराठा और सिख के साथ जो है वो कैसे कन्फ्रंट करते हैं, और उनके जो है कैसे हराते हैं, और अपना जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे काम करते हैं। दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो आप जो है लाइक करें एंड कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ और इसमें नोट्स में लिखे हुए हैं, और बाकी जो स्लाइड्स वगैरह में मिलते हैं, तो आपको जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन नया मिलता है आप जरूर नोट डाउन कर लें, और ज़रूर उसके टेस्ट वगैरह लगाएं। जो भी वीडियोज़ वगैरह आते हैं क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चन के, तो उसको भी लगाएं। अभी हाल ही में नहीं आ पा रहा है वो रेगुलर, तो मैं ट्राई करूँगा कि वो भी रेगुलर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।